हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के पार्ट 2 में बचे हुए सारे पीवाईक्यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। और इसमें मैं आप सबको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जिसके लिए आप सबको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लेक्चर सफिशिएंट होगा। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन्वॉल्व इन अलीपुर बॉम्ब केस? निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो देखिए, अलीपुर बॉम्ब केस को समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को हम देख लेते हैं कि देखिए आखिर ये बॉम्ब केस था क्या अलीपुर वाली। तो देखिए, मैंने आप सबको बताया था सबसे पहले कि स्टार्टिंग में क्या था कि ये जो राष्ट्रीय एकता थी वो इस तरीके से नहीं थी जैसे आज है, या फिर आज़ादी के बाद, आज़ादी से कुछ साल पहले ये चीज़ शुरू हुई थी, है ना। उस समय क्या था कि क्षेत्रीय तौर पर लोगों के बीच में राष्ट्रभक्ति की, मतलब नहीं, क्षेत्र भक्ति आप समझ लो कि मतलब अपने क्षेत्र के लिए उनके अंदर लगाव शुरू हुआ था। तो क्षेत्रीय तौर पर वो लड़ना शुरू किए थे अंग्रेजों के खिलाफ में। ओके, तो देखिए उस समय जो था वो बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था, क्योंकि उसमें बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश सारे क्या थे, इंक्लूडेड थे, आज की तरह अलग नहीं था। तो बिहार में उस समय आपको पता है कि मुजफ्फरपुर वाले जगह पे क्या हुआ था, बॉम्ब अटैक हुआ था 1908 में। ओके, तो देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 30, 1908, यानी कि 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ था, मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक हुआ था। और किन्होंने किया था, मतलब अब कौन थे उसमें अपराधी? तो करने वाले थे खुदीराम बोस जो कि 18 साल के थे, और प्रफुल्ल चाकी जो कि 19 साल के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सब का नाम विथ डेट, एक एक चीज आपको याद करना है। ओके, और देखिए ये दोनों जो थे वो क्या थे, जुगांतर ग्रुप के मेंबर थे। मैंने आप सबको बताया था किस चीज के बारे में, अनुशीलन समिति के बारे में बताया था ना आप सबको। अनुशीलन समिति कब बना था? 1902 में प्रमथनाथ मित्र के द्वारा। कहाँ पे? कलकत्ता में। और पार्टीशन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो ये अनुशीलन समिति दो भाग में टूट जाती है ना। एक क्या था, एक जुगांतर बना था और एक ढाका अनुशीलन समिति बन गया था, याद होगा आप सबको। तो यही जो आगे चल के जुगांतर ग्रुप होता है उसी के ये क्या होते हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मेंबर होते हैं। ओके, और देखिए इनके टारगेट कौन थे, किनको इन्होंने टारगेट किया था? तो डॉगलस किंग्सफोर्ड को, है ना। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, किंग्सफोर्ड ही याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के ऊपर इन्होंने बम फेंका था। ओके, लेकिन क्या हो जाता है, गलती हो जाती है, बॉम्ब जो है वो किसके ऊपर गिर जाता है? 2 ब्रिटिश विमेन के ऊपर, जो कि कौन थी? मिस्टर कैनेडी की वाइफ एंड डॉटर थी। ओके, मतलब मिस्टर कैनेडी जो थे उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है इस बम कांड में। और देखिए जो मिस्टर कैनेडी थे वो हमारे जो रिवॉल्यूशन हो रहे थे उस समय, क्रांति चल रही थी भारत के अंदर में, उससे ये क्या रखते थे, सिंपैथी रखते थे, है ना, सिंपैथी रखते थे। तो ये तो गलत हो गया था, तो फेंकना था बॉम्ब किंग्सफोर्ड पे और मृत्यु हो जाती है मिस्टर कैनेडी की वाइफ और डॉटर की। ओके, और देखिए इसी के कारण क्या होता है, खुदीराम बोस को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और हैंग कर दिया जाता है, फांसी की सजा सुना दी जाती है, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और इसी से ये क्या बन जाते हैं, ये जो है वो यंगेस्ट हैंगिंग रिवोल्यूशनरी बन जाते हैं, यानी कि सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़ाने वाले क्रांतिकारी बन जाते हैं। और आगे चल के जो प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, कि वो अंग्रेजों से गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही अपने आप मतलब सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। ओके, तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये डेट अप्रैल 30, 1908 विथ डेट आप याद कर लेना। खुदीराम बोस 18 ईयर्स के थे, ईयर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना प्रफुल्ल चाकी के बारे में, यही दोनों थे जिन्होंने बॉम्ब फेंका था। प्लस में किंग्सफोर्ड किसके ऊपर फेंका था, इतना कौन मरा था ये नहीं पूछता है, मिस्टर कैनेडी की वाइफ एंड डॉटर, आप याद रखने के लिए याद कर सकते हो। और खुदीराम बोस यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी हैंगिंग रिवोल्यूशनरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें जिसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया ये आप याद रख लेना। ओके, चलिए, तो ये तो हमने देख लिया मुजफ्फरपुर बॉम्ब अटैक। अब देखिए आगे क्या होता है, अलीपुर बॉम्ब केस अब क्या था। तो देखिए जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो बॉम्ब अटेम्प्ट लिया था मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में, ये तो फेल हो जाता है, ये हमने देख लिया। अब देखिए बॉम्ब तो कहीं से बन के आ रहा होगा ना। तो देखिए क्या हुआ था 1907 में कलकत्ता में, क्या है, मनिकतल्ला एक जगह है ना, मनिकतल्ला एक जगह है, कहाँ पे? कलकत्ता। वहीं पे ये क्या करते हैं, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री को क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। क्या करते हैं, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया जाता है। और देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इनके पास अंग्रेजों के पास आपको पता है कि बहुत सारे क्या थे, आर्मरीज थे, बट भारतीयों के पास तो थे नहीं। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग देश में जाकर के बम बनाने की कला भी सीखते हैं भारतीय, और वहीं पे मनिकतल्ला में, कलकत्ता में क्या करते हैं, फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। अब देखिए जब
किंग्सफोर्ड पे ये हमला होता है तो अंग्रेज भी क्या हो जाते हैं, बहुत सतर्क हो जाते हैं और जगह जगह वो क्या करते हैं, छापेमारी करते हैं कि कहाँ पे भारतीय जो है वो बम बना रहे हैं। और इसी में क्या होता है कि बारिंदर घोष की लापरवाही के कारण, नेग्लिजेंस के कारण क्या होता है, अरविंदो घोष और इनका पूरा समूह जो है वो पकड़ा जाता है मनिकतल्ला वाले जगह पे। ओके, तो कौन पकड़ा जाता है, अरविंदो घोष और बारिंदर घोष और इनके बहुत सारे सहयोगी होते हैं, वो सारे पकड़े जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि अलीपुर बॉम्ब केस ट्रायल चलता है, कहाँ पे, कलकत्ता में, है ना, कलकत्ता में अलीपुर में क्या चलता है, बॉम्ब केस ट्रायल चलता है। और इसमें क्या होता है कि जो अरविंदो थे इनको जो है वो CR दास, चित्तरंजन दास की पैरवी, जो कि स्वराज पार्टी से रिलेटेड है, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, तो उनकी पैरवी से क्या होते हैं, ये छूट जाते हैं। और बारिंदर घोष, उलास्कर दत्त, इन सबको क्या हो जाता है, फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन आगे चल के इनको क्या होता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है। और भी अलग जो थे, जो भी अदर मेंबर्स थे, उन सबको कुछ को बरी कर दिया जाता है, कुछ को डेथ सेंटेंस भी दे दिया जाता है। ओके, तो देखिए ये जो था, ये पहला फर्स्ट मेजर ट्रायल ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी था। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखना। और आगे चल के क्या होता है कि जो अरविंदो घोष थे, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया, पॉलिटिक्स से विड्रॉ कर लिया और स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, स्पिरिचुअल पाथ की तरफ वो चल दिए। और पौंडीचेरी में ये आगे चल के क्या करते हैं, अरविंदो आश्रम भी खोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि मनिकतल्ला कलकत्ता में इन्होंने बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री खोली थी। मेन थे इसमें अरविंद घोष, बारिंदर घोष और भी बहुत सारे मेंबर्स थे, इनका नाम याद रखना है। कहाँ पे केस चला था, तो अलीपुर बॉम्ब केस कलकत्ता में, अलीपुर वहीं पे जगह है। और CR दास की पैरवी पे ये छूट गए थे, बाकियों को सजा हुई थी, कुछ को नहीं भी हुई थी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली, मुजफ्फरपुर और अलीपुर बॉम्ब केस। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि अलीपुर बॉम्ब कांड में शामिल कौन थे, तो देखिए भगत सिंह तो नहीं थे, हमने नहीं पढ़ा है, ना हमने राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पढ़ा है, ना ही हमने चंद्रशेखर आजाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, श्री अरविंदो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इंडियन हु वाज हैंग्ड एट द एज ऑफ 18 बाय द ब्रिटिशर्स फॉर ज्वाइनिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। निम्नलिखित में से वह भारतीय कौन था जिसे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने फांसी दे दी। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि डेट भी, मतलब एज भी पूछ लिया जाता है कि कौन थे वो सबसे यंगेस्ट, जो स्वतंत्रता संग्राम में जो है सबसे यंगेस्ट भारतीय थे जिनको क्या हुई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी। देखिए यहीं पे मैंने आपको बताया था, खुदीराम बोस 18 साल के ही थे। अगर आप डिटेल बोलो तो 18 साल 8 महीने के थे, बट ठीक है 18 ईयर्स के थे। और देखिए यंगेस्ट हैंगिंग रिवोल्यूशनरी थे, तो यही तो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, खुदीराम बोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Who shot dead Rand, the commissioner of police Pune, due to failure to check the plague in India at the end of 19th century in India? 19वीं सदी के अंत में भारत में प्लेग की रोकथाम में विफल रहने के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो देखिए ये जो पुणे में प्लेग का जो बीमारी फैलता है उसको हम पहले समझ लेते हैं, और ये रैंड कौन थे वहां पे उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो WC रैंड की जो का एसेसिनेशन हुआ था, इनकी हत्या हुई थी, वो क्या था? तो देखिए WC रैंड कौन था? वो एक ब्रिटिश कमिश्नर था, कहाँ का? पुणे का। और देखिए 1897 में क्या होता है, प्लेग की बीमारी फैलती है। कहाँ पे फैल जाती है? पुणे वाले जगह पे। कहाँ पे फैलती है? पुणे वाले जगह पे। और देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्लेग जो है वो प्लेग कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है ना, बैक्टीरियल डिजीज है। और ये कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? तो ये यारसीनिया पेस्टिस, है ना, यर्सीनिया पेस्टिस से ये बैक्टीरिया है, इसी से ये बीमारी फैलती है। ओके, तो ये एक बायो का क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखना, पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। ओके, तो चलिए, तो क्या बता रहे थे हम कि 1897 में प्लेग की बीमारी फैल जाती है और इसका कमिश्नर किसको बनाया जाता है? रैंड को बनाया जाता है। ओके, अब देखिए इनकी हत्या करने का कुछ तो कारण रहा होगा कि इनकी हत्या क्यों हुई। तो देखिए ये जो रैंड था वो बहुत ही नेग्लिजेंस कर रहा था, ठीक से जो है वो जो भी वहाँ पे ज़रूरत होती है रोकथाम के लिए वो तो नहीं कर रहे थे कंट्रोल में ये लोग। और क्या कर रहे थे ये लोग? हार्श और बहुत ही ज़्यादा इंट्रूसिव प्लेग कंट्रोल मेजर्स अपना रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श डिसीजन ले रहे थे वहाँ पे। और क्या कर रहे थे कि जो इंडियंस थे उनके घर में फोर्सफुली घुस रहे थे, उनके भारतीयों के रीति रिवाज की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे थे। अब इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे थे चापेकर ब्रदर्स? तो देख रहे थे कि एक तो ये नेग्लिजेंस कर रहे हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो चापेकर ब्रदर्स में कौन थे? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इनका पूरा नाम था दामोदर हरि चापेकर इनका नाम में लगा था। ठीक है, तो देखिए
इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम किसकी हत्या करेंगे, रैंड की हत्या करेंगे, जो कि पुणे का कमिश्नर था। ठीक है, अब देखिए 22 जून 1897 को क्या करते हैं, क्वीन विक्टोरिया का जो था उस समय क्या था, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन चल रहा था, वहीं पे ये क्या करते हैं, रैंड की और इनके एक सहयोगी थे लेफ्टिनेंट एरेस्ट, इनकी क्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं, इनकी गोली मार देते हैं। तो एरेस्ट की तो उसी समय मृत्यु हो जाती है इमीडिएटली, और रैंड जो है वो जख्मी होता है, और बाद में 3 जुलाई को रैंड की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये भी समझ लो आप कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस था। ओके, वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिस्टेंस था, यानी कि आप ये कह लो कि ये फर्स्ट पॉलिटिकल, ये जो था, एक सेकेंड, ये क्या था, फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन, है ना, असैसिनेशन ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी कि इन इंडिया, यानी कि देखिए किसी यूरोपियन का भारत में ये पहला क्या था, असैसिनेशन था। ओके, पहला पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे हत्या हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फिर आगे क्या होता है, 1898 में क्या होता है, दामोदर हरिचापेकर को क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा दे दी जाती है, और आगे चल के बालकृष्ण हरिचापेकर को भी फांसी, 1 साल बाद इनको भी फांसी हो जाती है, और वासुदेव को क्या हो जाता है, पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। तो देखिए यहाँ से इनको भी इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए क्या होता है आगे, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या हम वो समझेंगे कि देखिए प्लेग कहाँ पे फैला था, पुणे में, 1897 साल याद रखना, और WC रैंड कौन था, ब्रिटिश कमिश्नर था, कहाँ का, पुणे का। ओके, अब देखिए इन तीनों भाई का नाम को याद रखना है, मेनली दामोदर हरिचापेकर का। ओके, और बालकृष्ण हरिचापेकर भी थे इसमें। डेट 22 जून, डेट नहीं भी याद रखोगे तो ईयर याद रखना है, 1897 को इन्होंने हत्या की थी, किसकी, रैंड की और एरेस्ट की। ठीक है, और देखिए एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये अर्लीस्ट एक्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी रेजिस्टेंस था। ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, और आगे चल के दामोदर हरिचापेकर को क्या हो जाता है, फांसी की सजा हो जाती है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि पुलिस कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हो इसमें, और किसी के मतलब और कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, तो दामोदर चापेकर की क्या हुई थी, इन्होंने ही गोली मारकर हत्या की थी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। When was the हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म्ड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो देखिए HRA जो है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, HRA भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई उसको हम देख लेते हैं विथ ईयर और क्या क्या इसका मोटिव था। तो देखिए अक्टूबर 1924, कब, अक्टूबर 1924 में क्या हुई थी, इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसके जो मेन जो फाउंडर थे वो कौन थे, सचिन नाथ सान्याल, है ना, सचिन नाथ सान्याल, बहुत इंपॉर्टेंट नेम। और भी इनके साथ थे जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, जोगेश चंद्र चैटर्जी, अशफाक खान, ये सारे क्या थे, इनके साथ थे। अब जगह आप याद रख लेना, बिल्कुल पूछ लिया जाता है, कानपुर कहाँ है, यूपी में, आपको पता है। देखिए इनका एम क्या था, हमें जानना है। तो देखिए ऑर्गेनाइज करना है, क्या ऑर्गेनाइज करना है, आर्म्ड रिवोल्यूशन टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल एंड एस्टेब्लिश अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए और भारत में क्या एस्टेब्लिश करने के लिए, भारत में फेडरल रिपब्लिक एस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि एक संघीय गणराज्य की स्थापना करने के लिए एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना, यही इनका क्या था, मेन एम था। ठीक है, कि इनको क्या करना है, ब्रिटिश शासन को हमें क्या करना है, उखाड़ फेंकना है, ओवरथ्रो कर देना है ब्रिटिश रूल को, और अपने भारत में हमें फेडरल रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट करना है। ओके, तो यही इनका HRA का क्या था, मेन एम था। ओके, अब देखिए इन्होंने क्या किया था, एक घोषणा पत्र भी तैयार किया था, घोषणा पत्र का नाम था द रिवोल्यूशनरी, कब, 1925 में। ओके, और इसमें इन्होंने क्या कहा था, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही थी। ओके, अब देखिए जो HRA संघ है, इसका मेन काम क्या है, मेन वर्क क्या है, काकोरी ट्रेन रॉबरी, क्या था, काकोरी ट्रेन रॉबरी, मतलब ये संघ बनाते हैं और आगे प्लान करते हैं कि हम मतलब ट्रेन लूटेंगे कहाँ पे, काकोरी में। तो उसके लिए आगे क्वेश्चन आएगा तो हम बात करेंगे ही। ठीक है, और देखिए आगे चल के 1928 में जो HRA है उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसका नाम क्या हो जाएगा, HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके, और किसके अंडर में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सबके अंडर में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, मेन। तो देखिए
आप एक तो ईयर याद रखोगे कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, प्लस में किसके द्वारा फाउंड किया गया था, सचिन नाथ सान्याल। जगह याद करना है, एम तो बस आप रीड कर लेना, ठीक है। और द रिवोल्यूशनरी करके इन्होंने क्या किया था, घोषणा पत्र 1925 में किया था, जिसमें उन्होंने और इनका मेन काम क्या था, काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, ये एचआरए का था। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हम देख लें। क्वेश्चन हमारा क्या था कि देखिए साल पूछ रहा है, तो साल आपने यहाँ देख लिया, अक्टूबर 1924, देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए। इन 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। देखिए आगे आना एचएसआरए भी, हमने देखा कि एचआरए ही आगे चल के 1928 में क्या बन गया, एचएसआरए। तो देखिए यहाँ पे साल दे दिया 1928, एचएसआरए, ये तो एचएसआरए है, शॉर्ट में इसको एचएसआरए कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे बना, दिल्ली में। ओके, ये भी पूछ लिया। अब दिल्ली में देखिए ये पूछ रहा है कि दिल्ली में आखिर कहाँ है ना, 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहाँ हुई थी। जैसे देखिए एचआरए का कहाँ पे हुआ था, कानपुर, यूपी में, पर्टिकुलर कानपुर में। इसी तरीके से दिल्ली में कहाँ, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम एचएसआरए के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए एचएसआरए का फॉर्मेशन 9 सितंबर 1928 को हुआ था। दिल्ली में कहाँ पे, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। ओके सॉरी, कहाँ पे हुआ था, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में हुआ था। ओके, अब देखिए इसका पहला नाम क्या था, एचआरए, क्या था, एचआरए। और काकोरी कांड के बाद ही इसका नाम बदला गया था एचआरए, ठीक है। इसमें मेन लीडर कौन कौन थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है, और भी थे सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। अब देखिए इनका मेन एम क्या था कि ब्रिटिश रूल को भी वही था जो एचआरए का था, कि ब्रिटिश शासन को क्या करना है, हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक देना है, ठीक है, ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेन वर्क क्या क्या आगे चल के होता है कि सॉन्डर्स की हत्या करते हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय, जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं 1927 में, तो इस और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे चल के क्या करते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग मिलके क्या करते हैं, सॉन्डर्स को मारते हैं, बदला लेते हैं लाला लाजपत राय की हत्या की, ठीक है। और क्या 1929 में असेंबली बॉम्बिंग करते हैं। आपको पता था, मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो पार्ट 1 वाला लेक्चर था, उसमें एक क्वेश्चन था ही भगत की असेंबली बॉम्बिंग, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें क्या किया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, बम फेंका था। और यहाँ पे किस चीज का डिस्कशन चल रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इन दोनों बिल का क्या हो रहा था, डिस्कशन चल रहा था। और यहीं पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या करते हैं, बम फेंकते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। आप बिल्कुल पार्ट 1 जरूर देखना, मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें भी मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी, पार्ट 1 देखना ना भूलें। तो चलिए, और इम्पैक्ट आप देख लेना यहाँ पे। देखिए इसमें मेन आपको क्या देखना है, मेन आपको यह याद रखना है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1928 दिल्ली में, पर्टिकुलर बोले तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में, ठीक है। और ये एचआरए को ही रिनेम करके एचएसआरए कर दिया गया था काकोरी केस के बाद। और देखिए इसमें लीडर कौन कौन रहे, भगत सिंह रहे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको याद रखना है आपको। और ये दो इनका मेन वर्क था एचएसआरए संघ को बनाने का। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या था वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि 1928 में जो दिल्ली में बना था, वो दिल्ली में आखिर कहाँ पे था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द कंसीवर्स ऑफ द काकोरी रॉबरी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती का षड्यंत्रकारी था। देखिए मैं आप सबको बता दूं कि अभी हमने देखा एचआरए का मेन वर्क यही था। क्या वर्क था, यहाँ पे देखो आप, काकोरी ट्रेन रॉबरी। ओके, ये संघ ही बनाया गया था, तो इसके मेंबर सब उसी से जुड़े होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा काकोरी के बारे में। देखिए जो काकोरी था वो कहाँ पे कब बना था, मतलब सॉरी उसको कब अंजाम दिया गया था, 9 अगस्त 1925। डेट भी याद रखना, डेट भी पूछ लिया जाता है। और ये एचआरए के द्वारा ये संघ बनाया गया था, मतलब इसी के मेंबर ने काकोरी रॉबरी को अंजाम दिया था। अब देखिए ये हुई कहाँ पे थी, तो काकोरी में। ये कहाँ पे है, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ से जो है ये 16 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिए ट्रेन का नाम आपको याद रखना है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। इसी ट्रेन को लूटा जाता है एचआरए के एसोसिएट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जिसको आप याद रखना। इनका पर्पस क्या था, पर्पस था कि लूटना है ब्रिटिश के ट्रेजरी को। आपको पता ही है कि हमारा ही सामान को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे ये अपने लंदन में अलग अलग जगहों पे। और देखिए कि जो रिवॉल्यूशन है, जो ये लोग क्रांति चला रहे थे, उसके लिए इनको फंड भी चाहिए था। तो कितने की लूट करते हैं, 8,000 रुपए की लूट करते हैं, ठीक है। और इसमें लीडर कौन कौन थे,
तो देखिए इसमें जो लीडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद। एक एक नाम इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लेना इन सारे नामों को, ठीक है। और देखिए ये लोग मिलकर क्या करते हैं, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लूट लेते हैं। 8,000 रुपये ये लूटते हैं। कहाँ पे, काकोरी वाले जगह पे, लखनऊ के नज़दीक है। और देखिए इनमें से जो है वो 4 लोगों को क्या होता है, 1927 में आगे चल के फांसी की सज़ा हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, फांसी की सजा हो जाती है। किनको किनको होती है, राम प्रसाद बिस्मिल को होती है, अशफाक उल्ला खान को होती है, राजेंद्र लहरी को होती है और रोशन सिंह को होती है। और चंद्रशेखर आजाद जो होते हैं वो बच के निकल जाते हैं। और पता है कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस किस जगह पे इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो देखिए जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक है, तो इनको गोरखपुर वाले जगह पे फांसी की सजा हुई थी। कहाँ पे, गोरखपुर वाले जगह पे। वैसे अगर हम अशफाक उल्ला खान की बात करें तो इनको फैजाबाद वाले जगह पे इनको फांसी की सजा देती है। अगर हम राजेंद्र लहरी की बात करें तो इनको गोंडा वाले जगह पे, ठीक है। और रोशन सिंह की बात करें तो रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज, नैनी, मैं नीचे लिख देती हूँ, कहाँ पे, नैनी प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे इनको फांसी की सजा दे दी जाती है, ओके। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, डेट 9 अगस्त 1950 को काकोरी रॉबरी होता है, ओके। कहाँ पे, जगह क्या है, काकोरी जो कि लखनऊ के नज़दीक है। ट्रेन का नाम आपको पूछ लिया जाता है, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। 8,000 रुपये, कितने रुपए की लूट होती है, 8,000 की। और इनके मेंबर्स के नाम, तो आप एक एक मेंबर, सारे मेंबर्स ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सब में मतलब पूरा ही मैं स्टार लगा देती हूँ, आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाएं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन यही था कि कौन काकोरी डकैती का षड्यंत्रकारी था। तो देख लो इनमें से नाम, उधम सिंह तो नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, सुखदेव नहीं थे, कौन थे, अशफाक उल्ला खान थे, अशफाक उल्ला खान थे, ठीक है। और देखिए प्लानिंग जो था, ये जो काकोरी का इवेंट था, इसमें प्लानिंग किसका किसका था, इसमें जो प्लानिंग था वो था राम प्रसाद बिस्मिल का और अशफाक उल्ला खान का। और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट सबने मिलके किया था, ठीक है। और इस चीज़ को, इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। चलिए आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल बाल पाल, टू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया डिड दीज फ्रीडम फाइटर्स बिलोंग रिस्पेक्टिवली। लाल बाल पाल ये स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए लाल बाल पाल कितने इंपॉर्टेंट है, पिछले प्रीवियस कितने सारे लेक्चर से इनका नाम हम सुन रहे हैं और अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि ये INC के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर थे लाल बाल पाल, ओके। और लाल आपको पता ही है कौन है, लाला लाजपत राय है, बाल बाल गंगाधर तिलक है, पाल है बिपिन चंद्र पाल। और इनका क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, स्वदेशी मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और स्वदेशी मूवमेंट में आपको पता ही है कि क्या था, करना था, बायकट करना था, किस चीज़ का, फॉरेन गुड्स का, और भी बहुत सारी चीज़ों, जितने भी सरकारी चीज़ें सबका क्या करना था, बायकट करना था, ओके। और स्वदेशी मूवमेंट भी आपको याद ही होगा कब हुआ था, तो ये 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त को, ठीक है। चलिए तो अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं। तो देखिए जो लाल है यानी कि लाला लाजपत राय, वो तो पंजाब से थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, पंजाब महाराष्ट्र। लेकिन बिपिन चंद्र पाल क्या मद्रास से थे, तो नहीं। तो इसी तरीके से हम ऑप्शन चेक करेंगे, वहीं हम देखो जिस तरीके से इनका नाम है ना वैसे ही ऑप्शन चेक करेंगे। लाला लाजपत राय बंगाल से थे, ये ऑप्शन भी कट, ठीक है। इसी तरीके से ऑप्शन सी में देखेंगे, लाला लाजपत राय क्या महाराष्ट्र से थे, ऑप्शन कट। तो ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल कहाँ से थे, बंगाल से थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। इन विच ईयर डिड चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं चौरी चौरा की घटना। तो देखिए चौरी चौरा जो इंसिडेंट है वो 1922 में हुआ था। इससे पहले आप ये जान लो कि देखिए गांधी जी ने क्या लॉन्च किया हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन को इन्होंने लॉन्च किया था। देखिए असहयोग आंदोलन हम जब हम CBT 2 के लिए आप लोग जब प्रिपेयर करोगे तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया था। और ये क्या था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, ठीक है। बस इसमें क्या था कि पूरे नेशन वाइड हमें बायकॉट करना है, फॉरेन गुड्स को स्ट्राइक करना है, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से, है ना, वायलेंस तरीके से नहीं, अहिंसक तरीके से, ठीक है। अब देखिए डेट आपको याद होनी चाहिए, इसमें डेट क्या था, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। और इसमें क्या होता है, और हाँ चौरी चौरा जो है वो कहाँ पे है ये भी पूछ लिया जाता है। तो चौरी चौरा जो है आपका यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब इसमें देखिए क्या होता है,
जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस प्रोटेस्ट में इनकी जो है वो क्लैश किससे हो जाती है, पुलिस से हो जाती है। और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोटेस्टर थे वो चौरी चौरा में पुलिस चौकी होती है उसमें आग लगा देते हैं, जिसमें 3 सिविलियन और 22 पुलिसमैन की क्या हो जाती है, इसमें हत्या हो जाती है। ओके और इसकी वजह से क्या होते हैं, गांधी जी कॉल ऑफ कर लेते हैं किसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ जो हिंसक तरीके से हो वो उनको बर्दाश्त नहीं था। वो हमेशा किस चीज़ पे विश्वास रखते थे, अहिंसा पे विश्वास रखते थे। तो देखिए इसमें बस क्या पूछेगा, आप ये देख लो, चौरी चौरा का डेट याद रखना है आपको, 4 फरवरी 1922, और जगह चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ये भी पूछ लेता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये 2 चीज़ याद रखना, बाकी तो पीछे की बैकग्राउंड है, स्टोरी है। ओके तो चलिए क्वेश्चन पे हम अपने आ जाए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि चौरी चौरा की जो घटना है वो कौन से साल, तो देख लो आप विथ डेट 4 फरवरी 1922, यहाँ पे बस साल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। विच फेमस रिवोल्यूशनरी सेटअप बेस नियर सातर रिवर इन झांसी इन द 1920 इज यूजिंग द एलियास पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का उपयोग करके झांसी में सतार नदी के पास आधार स्थापित किया था। तो देखिए क्या था, उस समय जो थे वो हमारे क्रांतिकारी लोग क्या करते थे, वेश बदल के, नाम बदल के क्या करते थे, लोगों के बीच में उनको क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे युवाओं को क्रांतिकारियों गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। तो देखिए 1920 में चंद्रशेखर आजाद जो थे वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से क्या करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे, झांसी के पास सतार रिवर है। ओके झांसी के पास सतार रिवर है वहीं पे। ओके और वहाँ पे ये क्या करते थे, वहाँ पर जितने भी लोग थे, ठीक है, झांसी में जितने भी यंगस्टर्स थे, यंग लोग थे, उनको ये क्या करते थे, उनको जो है ये क्रांतिकारी गतिविधि करने के लिए क्या करते थे, प्रशिक्षित करते थे, है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। ओके तो देख लिया आपने कि ये किनका काम था, चंद्रशेखर आजाद का। बाकी चंद्रशेखर आजाद के बारे में पता है कि ये एसएसआरए के क्या थे, मेंबर भी थे। ठीक है और पिछले लेक्चर में बताया था कि एल्फ्रेड पार्क में इन्होंने क्या की थी, अपने आप को गोली मार ली थी ताकि अंग्रेज इन्हें खुद से कैप्चर ना करे, इसीलिए। ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि यही जो थे वो पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का क्या कर रहे थे, उपनाम का उपयोग किए थे। कहाँ पे, झांसी में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। The women who played an important role in awakening of Indian women to fight for freedom and she is also known as India's Nightingale। वह महिला कौन थी जिसने भारतीय महिलाओं को स्वतंत्र संग्राम के लिए जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है तो देखिए ये भारत की इंडियाज नाइटिंगेल आ गया। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको जानने मतलब आप बिल्कुल आंसर कर लोगे कि वो कौन थी। वो थी सरोजनी नायडू। आप सबको पता है कि सरोजनी नायडू जो थी वो वन ऑफ द फीमेल फ्रीडम फाइटर में से थी, है ना, फ्रीडम फाइटर में से थी भारत की। ओके और इन्होंने जो है वो बहुत सारी महिलाओं को क्या किया, अवेकनिंग किया, है ना, बहुत सारी महिलाओं को क्या किया, अवेकिंग किया। किस चीज़ के लिए, ताकि आप भी जो है वो फ्रीडम के लिए फाइट करो, है ना, क्यों, ताकि फाइट फॉर फ्रीडम। ओके बहुत सारी विमेन को फाइट फॉर फ्रीडम। ओके और क्या किया इन्होंने, और जो है इनको क्या कहा जाता है, इनको इंडियाज नाइटिंगेल भी बोला जाता है, इंडियाज नाइटिंगेल भी बोला जाता है। ओके और देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, भारत की आज़ादी के बाद ये फर्स्ट विमेन गवर्नर बनती हैं। कहाँ की, यूपी की, गवर्नर ऑफ यूपी। और ये भी आपको मैंने बताया था कि आईएनसी के 1925 के सेशन में ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी बनती हैं। कहाँ पे, कानपुर वाले अधिवेशन में। कहाँ पे, कानपुर वाले अधिवेशन में, है ना। तो इनसे रिलेटेड मैंने ज़्यादा नहीं बस शॉर्ट में बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि कौन थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागृत में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। और इनको क्या कहा जाता है, इनको इंडियाज नाइटिंगेल भी बोला जाता है। ये बातें मैंने आपको बताई। और क्या था, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ यूपी भी रही हैं आज़ादी के बाद। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन चिटगांव आर्मी रेड एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। तो देखिए
ये जो चटगांव आर्मरी रेड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए ये जो चटगांव आर्मरी रेड है वो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे? चिटगांव। और देखिए ये अब कहाँ पे? ये आपको पता ही है कि पहले बांग्लादेश कहाँ पे था? बंगाल में ही था, तो अब ये कहाँ चला गया? बांग्लादेश में। ठीक है, इसके नेता कौन थे, इसके लीडर कौन थे? तो इसके जो लीडर थे वो थे सूर्यसेन। सूर्यसेन, इनको क्या कहा जाता है? मास्टर दा भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका मेन एम क्या था कि जो ब्रिटिश आर्मरीज है उसको कैप्चर कर लेना, उनकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करना और क्या करना? रिवोल्यूशनरी रूल को डिक्लेयर करना। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप मतलब इनका डेट, जगह और लीडर कौन थे। हाँ, ये है जो पार्टिसिपेंट्स कौन थे, उनके इसके मेंबर कौन थे? गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकनाथ बाल, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार। ठीक है, प्रीतिलता वाडेदार थी। ठीक है, और बाकी आउटकम्स वगैरह आप पढ़ लेना। बस सूर्यसेन जो थे उनको 1933 में फिर से कैप्चर कर लिया जाता है ना, और 1934 में क्या किया जाता है? इनको फांसी की सजा दे दी जाती है और बोला जाता है कि इनके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता है, इनके सारे नाखूनों को तोड़ दिया जाता है, बहुत ही क्रूर तरीके से इनको मारा जाता है सूर्यसेन को। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? प्रीतिलता वादेदार के बारे में था। ओके, तो देखिए प्रीतिलता वादेदार कौन थी, इनके बारे में तो आपको ये पता चल गया है कि चिटगांव आर्मरी रेड से रिलेटेड थी। अब देखिए ये जो थी वो उन्होंने क्या किया था कि 23 सितंबर 1932 को चटगांव में ही पहाड़ताली करके एक जगह है, ठीक है, वहीं के यूरोपियन क्लब में वहाँ पे रेड मतलब जो छापा पड़ रहा था उसी का क्या कर रही थी? ये नेतृत्व कर रही थी। और वहीं पे उनको क्या लग जाती है? इनको गोली लग जाती है। और गोली में क्या होता है कि उसी में मतलब गिरफ्तारी से, क्योंकि गोली लग गई थी, घायल हो गई थी, तो ये भागने में असमर्थ हो जाती हैं। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए ये क्या करती हैं? पोटेशियम साइनाइड ये खा लेती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं, मतलब जान दे देती हैं अपनी, ताकि ये पुलिस की गिरफ्त में ना आए। कौन? प्रीतिलता वाडेदार। ठीक है, और देखिए इसमें और मतलब ये जो चिटगांव आर्मरी रेड है, एक तो आपको साल याद रख लेना है कब हुआ था? 1930 में। जगह चिटगांव। सूर्यसेन का नाम याद रखना है क्योंकि लीडर यही थे और इनको मास्टर दा भी बोला जाता है। ये भी कई बारी पूछ लिया जाता है। ये सारे जितने भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए लेक्चर की शुरुआत में मैं हर बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवा रही हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन आप मत सोचना कि कभी न पूछ लिया जाए, क्योंकि हमेशा PYQs ही थोड़ी पूछेगा, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो रहे हैं वो सब भी पूछेगा। तो ये सब भी आपको पूछ लिया जाएगा कि किसका नाम, किसको मास्टर दा बोला जाता है, सूर्यसेन को किससे रिलेटेड है? तो चिटगांव आर्मरी रेड से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी कल्पना दत्त, प्रीतिलता वादेदार ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है चिटगांव आर्मरी रेड से। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? पोटेशियम साइनाइड खा करके अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो ये सारे देख लिया आपने। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यही तो था कि कौन थी जो चिटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था, तो वो कौन थी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रीतिलता वादेदार। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Which of the following organization was not formed outside India to help in the Indian freedom struggle? Okay, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता के लिए भारत के बाहर नहीं बनाया गया था? ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आप सबको पढ़ना है। नॉट फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, है ना, भारत के बाहर नहीं बनाया गया था, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम की सहायता के लिए इन ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन भारत के अंदर ही बना था। तो कि ये आप जरूर पढ़ना, ठीक है, फोकस जरूर करना। तो देखिए हम थोड़ा इसको ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। इंडिया हाउस, देखिए इंडिया हाउस जो था वो क्या था? एक हॉस्टल था। कहाँ पे? लंदन वाले जगह पे। और ये कौन से ग्रुप का हॉस्टल था? तो ये भी देख लो आप, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक है, और नाम से देख ही लिया होगा कि ये भारत से बाहर का है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। इसकी स्थापना देख लो आप कब हुई थी? 1905 में हुई थी लंदन में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ओके, कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, अब देखिए गदर पार्टी मैंने पिछले लेक्चर में आप सबको बताया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को US में। तो ये भी ऑप्शन में आएगा? नहीं आएगा, ये भी भारत से बाहर हो गया। अब बर्लिन कमेटी जो है वो कब बनी थी? 1914 में। कहाँ पे? देखिए बर्लिन नाम ही है तो आप यहीं से समझ ले कि ये भारत से बाहर है। और कहाँ पे? जर्मनी, है ना, जर्मनी में बना था। ठीक है, और ये इसमें जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यही सब थे। ठीक है, तो देखिए अब बचता कौन है? HSRA।
तो यही अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। HSRA के बारे में बताया था मैंने कि ये कब बनता है, 1928 में। कहाँ पे, दिल्ली के फिरोजशाह, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कोटला, कहाँ पे, ग्राउंड पे, मैदान में। ठीक है, किसके द्वारा, तो आपको पता ही है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब थे इसमें। ठीक है, तो देख लिया आपने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भारत से बाहर HSRA नहीं बना था, बाकी सब भारत से बाहर बना था। सारी चीजें बता दी, और ये सब भी पूछ लिया जाता है, तो आप सब याद रख लेना। इंडिया होम रूल सोसाइटी जो थी, देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ, इंडिया होम रूल सोसाइटी कब बना था, 1905 लंदन में। और कौन थे बनाने वाले, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, और इंडिया हाउस जो था, इंडिया हाउस, ये इंडिया होम रूल सोसाइटी का ही हॉस्टल चलता था, कहाँ पे, लंदन में। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को US में। बाकी HSRA के बारे में तो मैंने बता ही दिया है आपको। बर्लिन कहाँ पे, 1914, बर्लिन जर्मनी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर रोड द एपिक कमला ऑन द प्रिजन वॉल्स। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। तो देखिए, आप सबको पता है कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिनको जेलें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन देखिए वीडी सावरकर का नाम आपने सुना ही होगा, अभी मूवी भी आई थी। तो देखिए, वीडी सावरकर जो है वो वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर में से थे भारत के। इन्होंने क्या किया था, मई 1909 में क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, किस चीज़ का, एक इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट का, और उसका नाम क्या रखा था, अभिनव भारत। क्या रखा था, अभिनव भारत। ओके, पूछ लिया जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। और देखिए आगे चल के क्या हुआ था कि इनको 50 साल का क्या हो जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास की क्या हो जाती है, सजा सुना दी जाती है। कहाँ पे, अंडमान वाले जगह पे, और 24 दिसंबर 1910 को। ठीक है, अब देखिए वहीं पे, अब तो बैठे बैठे जेल में ये क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया था, कमला जो है नाम का क्या लिखा था, महाकाव्य लिखा था, एपिक लिखा था। ठीक है, कहाँ पे, वहाँ की दीवारों पे। ठीक है, वॉल्स पे लिखा था। ठीक है, तो वो कौन थे, वीडी सावरकर थे। डन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। बाकी मैंने आपको ये अभिनव भारत अब याद रखना, ये इन्हीं के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी, वीडी सावरकर के द्वारा। और कमला जो है किन्होंने लिखा था, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स टू एवेंज होम। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की। तो देखिए किसकी हत्या की थी इन्होंने, तो देखिए इन्होंने जो है 1927 में क्या होता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलके किसकी हत्या करने के लिए सोचते हैं, सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए सोचते हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। तो सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, और इसी में क्या होता है कि आगे चल के भगत सिंह जो है वो जॉन सॉन्डर्स की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बस सिंपल सा पूछा है कि किसकी डेथ की, मतलब किसकी हत्या का बदला किसकी हत्या का बदला लेते हैं ये इन ब्रिटिश अधिकारी को मार करके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि लाला लाजपत राय की हत्या का ये क्या करते हैं, बदला लेते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में है अभी कि किसका गलत पहचान करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम आगे बढ़ेंगे। अभी टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो बस शॉर्ट बस क्वेश्चन और थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवोल्यूशनरी एम्ब्रेस्ड डेथ बाय हिमसेल्फ। किस क्रांतिकारी ने स्वयं मौत को गले लगा लिया। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा इनके बारे में पिछले लेक्चर में ही कि किन्होंने किया था। खुदीराम बोस को तो आपको पता ही है क्या हुआ था, फांसी की सजा हो गई थी। भगत सिंह को भी फांसी की सजा, रास बिहारी बोस। तो देखिए चंद्रशेखर आजाद थे, वो कौन थे, चंद्रशेखर आजाद जो थे आप सबको पता है कि वन ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशनरी थे। और इन्होंने क्या किया था कि एल्फ्रेड पार्क में, कहाँ पे, एल्फ्रेड पार्क में अपने आप को क्या कर ली थी, गोली मार ली थी। और ये कब हुआ था इंसिडेंट, 27 फरवरी 1931, 27 फेब 1931 को इन्होंने ऐसा किया था। क्यों किया था, ताकि, और ये जगह कौन सा था, प्रयागराज यूपी में। और मैंने बताया था आपको कि अब एल्फ्रेड पार्क का नाम अब क्या हो गया है,
चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ठीक है। अब इसका न्यू नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर लिया था, इन्होंने ये नहीं, मतलब ये अंग्रेज़ों से क्या होते थे, चाहते थे कि हम मुझे छुए भी ना, अंग्रेज़ मुझे गिरफ्तार भी ना कर पाए, इवन टच भी ना करे। इसलिए क्या किया था, इन्होंने डिटरमाइन किया कि मैं उनसे अरेस्ट होने के से अच्छा है कि मैं जो इनके बंदूक में जो लास्ट बुलेट बचा था, लास्ट गोली बची थी, उससे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, शूट कर लिया, और इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे, एल्फ्रेड पार्क में। ओके, एल्फ्रेड पार्क में, डेट देख लो आप, और इसका नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है। कहाँ पे, प्रयागराज यूपी में, ठीक है। ये न्यू नेम है एल्फ्रेड पार्क का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। बाकी आप सबको अगर कोई भी डाउट हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।